अराउंड 54% लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर बोलते हैं हम मोटिवेटेड फील नहीं करते। और एक कम संख्या ऐसी भी है जो बोलती है कि हमें पता ही नहीं कि हम स्टार्ट कैसे करें। कभी आपने किसी से पूछा है, लेडीज एकदम एग्जैक्ट टाइम पे मंदिर जाती है, किसी को कोई कारण पूछने की जरूरत पड़ती है कि आप मंदिर क्यों जाते हो इतने टाइम पे? उस वक्त में तो हम कोई मिस नहीं करते। बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें भी मिस नहीं होता। हम लोग ऑफिस बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जाते हैं, उसमें भी कोई मिस नहीं होता। बट देन व्हाई इज इट सो कि हमें एक्सरसाइज के टाइम पे ही सारे बहाने आते हैं? एंड देन देर इज़ वन अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो रोज़ हमें आते क्लिनिक पे हमेशा ही बोलते हैं, आजकल स्मार्ट वॉच दिखा देते हैं जो शायद 5 को 15 गिन लेती है स्टेप्स में भी, तो सब आके बोलते हैं मैं 10,000 स्टेप्स रोज़ चलता हूँ। पर क्या आपने देखा है कि इनमें से किसी की भी डायबिटीज़ की दवाई या बीपी की दवाई या थायराइड की दवाई कभी बंद हुई है, या कोलेस्ट्रॉल की दवाई? नहीं ना। तो डज इट रियली मैटर कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सही से, या ये 10,000 स्टेप्स बस खाना पूर्ति कर रहे हैं? और इसी वजह से हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम की शुरुआत की है। बिफोर वी बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर जयंत शर्मा, फादर ऑफ 2 ब्यूटीफुल एंजल्स, a fighter pilot turned aspirant turned homeopathic physician and a psychotherapy consultant with a cumulative medical experience of more than 17 years. I have been a very avid exercise enthusiast, having taken participation successfully in world highest ultra marathons. One is Kardungla Challenge 72 kilometers and one is Silk Route Ultra 122 kilometers. Founder of this Protsan program and also एन इम्प्लीमेंटरशिप, जो हम लोगों ने प्रोत्साहन प्रोग्राम के थ्रू बहुत से लोगों की कई दवाइयाँ लाइफस्टाइल डिजीज़ की छुड़वाई हैं। और यही बेसिक मोटो है प्रोत्साहन प्रोग्राम के पीछे। अगर आपको लगता है ना कि आप सिर्फ दवाइयाँ खा खा के ठीक रह सकते हो, तो आप सिर्फ डिजीज़ को मैनेज कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अंडर कंट्रोल। जो आपका एक सो कॉल्ड अंडर कंट्रोल मिथ है ना, कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं शुगर कंट्रोल में, बीपी कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बीइंग अंडर कंट्रोल, आपको अचानक से आपका टाइम बम फटता है कि स्ट्रोक आ गया, अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया इतनी कम उम्र में। रिसेंटली वी हैव ए पेशेंट ऑफ एज 27 हैविंग ए हार्ट अटैक। तो और ऐसे ही हमारे जितने 4 फाउंडर्स हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथिक में, इन सबका मानना यह है कि 80 to 90% ऑफ डिजीजेस कैन बी क्योर्ड विदाउट गोइंग टू ए डॉक्टर और ए फिजिशियन। ठीक है, हम सबके पास टाइम है, टाइम नहीं होता कि भाई हम एक्सरसाइज चले जाएं, यही बहाना सबके पास होता है। बट हम घंटों तक हम जो है बैठे रहते हैं डॉक्टर के क्लिनिक में वेटिंग रूम में कि भाई हमारा नंबर आएगा। क्यों? हम वही थोड़ा सा टाइम अगर हम एक्सरसाइज में निकाल दें तो। लेकिन इसके पीछे मुझे जो लगता है पर्सनली कि ये कारण है कि हम एक्सरसाइज की साइंस को सही से समझते ही नहीं है। उसके बेनिफिट्स क्यों हैं, क्या हैं, कितने हैं, उसके पीछे हम कुछ जो है जानकारी हमें नहीं है। और यही कारण है, जानकारी ना होने की वजह से हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं और इसको मोटिवेटेडली रेगुलरली फॉलो भी नहीं करते। तो हम इस पूरे वेबिनार को 2 पार्ट में बांटेंगे। वन इज़ जो है कि हम बेनिफिट समझेंगे पहले विद एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड इट, और फिर हम क्या गलतियां कर रहे हैं जो हम रोज़मर्रा कर रहे हैं, तो हम पूरा एक्सरसाइज का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे। ओके, देयर आर इन्यूमरेबल फैक्टर्स जो हम हो सकते हैं कि मतलब एक्सरसाइज के बेनिफिट्स की तो कोई गिनती है ही नहीं अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी हमें इसको आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 12 कैटेगरीज में डाला, जिसको एक एक करके हम अभी डिस्कस करेंगे। इस एक एक बेनिफिट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम सब की किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज को ये मैटर करता है। और यही सारे बेनिफिट्स अगर हम समझ लेंगे तो आज के बाद कभी भी अपना अलार्म स्नूज करके सोएंगे नहीं, सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूर जाएंगे। सबसे पहला तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज, वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। इसीलिए अभी के लिए आप समझिए कि बेनिफिट क्या है। किसी भी तरह की एक्सरसाइज, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आती है रनिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी जिम जाना या अपनी बॉडी वेट को यूज़ करना, ये अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे कोलेट्रल वेसल्स डेवलप होते हैं। कोलेट्रल वेसल्स क्या हैं? नेचर ने जैसे 4 मेजर
आर्टरीज दी हैं हमारे हार्ट में। आप कहते हैं ना ब्लॉकेज हो गया भाई, 3 स्टेंट डल गए, 4 स्टेंट, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। हर मेन आर्टरी के पीछे ऑलमोस्ट 6 से 8 एक्स्ट्रा वेसल्स हमें नेचर ने दी हैं, जो बाईपास का काम करती है, जो इमरजेंसी एसओएस सर्विस का काम करती है। बट ये वेसल्स मोस्टली बंद रहती है। इनको खोलने के लिए आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है अपने सर्कुलेशन। तो मान लो जब आप लगातार भागते रहते हो, मैराथन के लिए प्रैक्टिस करते हो या 5-7 किलोमीटर लगातार भागते हो या बहुत तेज वॉक करते हो, तो ये आपके हार्ट मसल्स को बहुत काम करना पड़ता है। हार्ट मसल्स को काम करना पड़ता है तो उनको चाहिए मोर खुराक चाहिए। खुराक कहाँ से आती है? ब्लड वेसल से आती है। तो फिर नॉर्मल वेसल्स उनके लिए इनफ नहीं पड़ती। तो धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ, ये स्टडीज़ बताती है, अगर आप लगातार 3 से 4 महीने एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये कोलेट्रल वेसल्स खुलने लगती है। लेकिन इसका रिवर्स भी सही है। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद फिर छोड़ देते हैं तो ये वेसल्स बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि इनको फिर से क्रिएट करने के लिए टाइम चाहिए। तो लगातार रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी कोलेट्रल वेसल डेवलप, फॉर एग्जांपल जैसे आप फिगर ए देख रहे हैं, इसमें कोई कोलेट्रल वेसल्स इन दो आर्टरीज के बीच में, ये दो मेजर हार्ट की आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो सबसे कॉमनली जिसमें स्टेंट डाला जाता है। मान लो यहाँ ब्लॉकेज आ गई, तो ये जो हिस्सा है हार्ट का जिसको ग्रे कलर से दिखाया गया, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची और ये हिस्सा हार्ट का डेड हो जाता है। इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। आप बोलते हैं ना एएमआई का अटैक आ गया, हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं। अब ये हिस्सा एक बार डेड हो गया, अगर आप 4 घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते और ये आर्टरीज खोली नहीं जाती तो ये हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाता है। उसी के बाद फिर हार्ट का हिस्सा काम नहीं करता, जिससे हमारी इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि इको में आती है ना रिपोर्ट, खराब आने लगती है। और मान लो अगर ये आदमी एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा होता है, कोई एथलीट होता है, तो आप ये देखिए एक्स्ट्रा वेसल्स है, मान लो यहाँ ब्लॉकेज आ भी गई तो इसको ब्लड सप्लाई इस आर्टरी के थ्रू मिल जाएगी, तो ये हिस्सा डैमेज तो होगा लेकिन उतनी आसानी से और उतना बड़ा हिस्सा नहीं होगा। तो एक तो कोलेट्रल सर्कुलेशन, यही बात स्ट्रोक के हिस्से में भी ट्रू है। जैसे ब्रेन की बात करें, जो पहली फिगर है ये वो दिखा रही है जिसमें कोलेट्रल वेसल्स खुली हुई है, तो इसमें ब्रेन का एक छोटा हिस्सा डैमेज हो रहा है। जो नीचे वाला है इसमें ये एमसीए बंद हो गई, इसमें आपकी कोलेट्रल वेसल नहीं है, तो बड़ा हिस्सा ब्रेन का डैमेज हुआ। इसीलिए आपको पैरालिसिस के अटैक यानी पूरी हाफ बॉडी काम करती नहीं है ना जब, और उसकी रिकवरी भी बाद में स्लो होती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजर हैं तो स्ट्रोक ना आए ये तो नहीं कहा जा सकता, वैसे ये भी ट्रू है अगर आप अच्छे सही नॉलेज से करेंगे तो, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रोक को डिले किया जा सकता है और उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके पीछे की साइंस ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज भी एक तरह का टेम्परेरी स्ट्रेस हम देते हैं अपनी बॉडी को। टेम्परेरी स्ट्रेस जब बॉडी पे पड़ता है, एकदम ब्लड वेसल्स तेज चलती है, मायोकार्डियल टेम्परेरी इस चीज में, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो हम टेम्परेरीली हार्ट के लिए एक हाइपोक्सिक स्टेट यानी ऑक्सीजन की कमी पैदा करते हैं जानबूझ के एक्सरसाइज करके। तो इनसे क्या होता है, कुछ रिलीज होते हैं वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, हेपरिन। इससे हमारी ब्लड वेसल डायलेट होती है, नई वेसल्स डेवलप होती है, एंजियोजेनेसिस जिसको कहते हैं। इसीलिए हमारी कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप होती है। ये इसकी केमिकल साइंस है जो पीछे बॉडी में होती है, थोड़ा साइंटिफिक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज 3 महीने करते हैं तो आप अपने बाईपास यानी एक बैकअप अपने लिए रेडी रखेंगे अपनी आर्टरीज के लिए। दूसरा, कार्डियक मसल स्ट्रेंथनिंग। ये बताया गया है कि जो लोग जिम करते हैं रेगुलर, रनिंग और एरोबिक्स से उतना फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ सिर्फ वॉकिंग इज़ नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज। तो सुबह सुबह आप जाके हाथी की चाल में टहल के आ जाते हो और सोचते हो हमने एक्सरसाइज कर ली, बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट ए कंप्लीट एक्सरसाइज। तो उससे जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, चाहे स्क्वाट, साइकिलिंग, उठक बैठक, सीढ़ियाँ चढ़ना, जिम, वेट्स ट्रेनिंग, कुछ सामान भारी उठा के चलना, इन सब से आप अपनी कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ देते हो और अपनी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, अब पूरी बॉडी चलती किससे, पंप कौन है, हार्ट ही है ना। तो हार्ट जब ब्लड वेसल्स के थ्रू भरपूर मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो उतनी ही हेल्दी आपकी एंड ऑर्गन्स रहेंगी, सभी ऑर्गन्स जहाँ ये ब्लड जाता है उतनी हेल्दी रहेंगी। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यही बोलती है कि मिनिमम 300 मिनट एक्सरसाइज पर वीक। अब समझ लीजिए 50 मिनट 6 दिन, इतनी एक्सरसाइज आप करते हैं, पहले ये सोचिएगा। ये गलतियों में हम डिस्कस करेंगे दोबारा। और हर टाइप के एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज। इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड बता दे क्या होता है। ये एक तत्व होता है जो हम जब खाना खाते हैं, स्पेशली बीन्स, बेरीज,
आंवला भी उसमें, आंवला भी इंडियन गूसबेरी बोलते हैं ना, शहतूत, मलबरी, और दूसरी तरह की ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी तो है ही है। मैं मैं हमेशा सस्ती लोकल देसी चीज़ों को बताता हूँ, इसीलिए बेरीज। और सबसे रिचेस्ट सोर्स है बीट रूट, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बीट रूट कभी मत छोड़िए, कभी स्किप मत कीजिए। मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए कि कोई भी दिन ऐसा गया हो मैंने बीट रूट नहीं खाया या बीट रूट की कांजी ना पी। इवन मेरे स्वारक्राउट में भी बीट रूट होता है, इसीलिए। और एक बहुत बड़ा मिथ है यहाँ पे, लोग बोलते हैं बीट रूट में बहुत चीनी है, तो आप डायबिटीज़ पेशेंट मत खाए, मोटापा है तो मत खाएं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भाई चाय छोड़ दो, दूध छोड़ दो, आइसक्रीम छोड़ दो। वहाँ पे मीठा नहीं हमें बुरा लगता, लेकिन यहाँ लगता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है ये समझिए। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट रखती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी ब्लड वेसल हार्ड होती है, इसीलिए हमें बीपी आता है, क्योंकि ब्लड वेसल हार्ड है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती हार्ड होने की वजह से। जब ब्लड ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ज़्यादा प्रेशर से आते हैं, तो डायलेट नहीं हो पाती, इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर बड़ा हुआ आने लगता है। इसे हम लोग कहते हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, यानी हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। एज के साथ भी ये होता है। तो अगर आप बीट रूट रेगुलर खाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की डंप एक्सरसाइज साथ में करते हैं, तो आप ज़्यादा देर तक अपने हार्ट और ब्लड वेसल्स को जवान रख सकते हैं, सॉफ्ट रख सकते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड आपने खाने से तो पा ली, लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड तब तक फ़ायदा नहीं करती जब तक ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है ब्लड वेसल्स की दीवार में, आर्टरीज की दीवार में। ये जो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया में देख रहे हैं लाल मसल्स, स्मूथ मसल सेल्स बोलते हैं इनको, आर्टरीज के, यहाँ बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इसको ये ब्लड में आना भी ज़रूरी है। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज करें। ये कॉमन 4 एग्जाम्पल जो हर कोई कर सकता है, इसीलिए आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने बोला था स्क्वाट्स इज द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। स्क्वाट्स चाहे वेट के बिना कीजिए, आप अपनी बॉडी वेट यूज़ कीजिए, जहाँ पे भी एंटी ग्रेविटी आप यूज़ करते हैं, साइकिलिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, ऑल्टरनेटेड आर्म रेज, शोल्डर प्रेसेस, जंपिंग जैक्स, या एक बड़ा कंप्लीट एक्सरसाइज है, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे वेद हम सबसे बहुत आगे थे योगा में। सिर्फ सूर्य नमस्कार अगर आप 20-25 बार रोज कर लेते हैं, वैसे और बढ़ाएं अगर, डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड और बीमारियां, उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी वो तो बात की बात है। लेकिन सिर्फ योगा का सूर्य नमस्कार के जो सारे पोजेज हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड आराम से डंप करा देते। तो जिम कोई या जिम की एक्सरसाइज कोई अलग नया चीज़ नहीं है, योगा का मॉडिफाइड रूप है जिसको हमने सिंप्लीफाई वर्जन में कर दिया विद एडिड वेट्स रेजिस्टेंस। उससे क्या होता है, रिजल्ट थोड़े फास्टर हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। और थोड़ा सा हम आजकल बच्चों को क्या कहते हैं, पैड चाहिए ना, मतलब एक वो चाहिए, एक जिम जा सकते हैं बच्चे बट योगा क्लास नहीं ज्वाइन करते क्योंकि उन्हें बोरिंग लगता है। बट असली जनक योगा ही है इन सब एक्सरसाइजेस। तो ये अगर एक्सरसाइज आप करते हैं, बीट रूट रेगुलर लेते हैं और सारी बेरीज आप यूज़ करते हैं, अदरक में भी बहुत नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो इनसे आप अपने हार्ट वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को नरम रख सकते हैं, को बचा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में रहेगा, ब्लड वेसल्स खुली रहेंगी, ब्लड वेसल्स खुली रहेंगी तो आपकी सभी ऑर्गन्स को भरपूर ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी वजह से सभी एंड ऑर्गन्स जो है हेल्दी रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आपने इसको समझ लिया तो डायबिटीज़ का फलसफा समझ लिया। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हम पहले मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर वेबिनार डिटेल में कर चुके और बता चुके कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही 90% ह्यूमन डिजीज़ का असली कारण है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम की जा सकती है, आपने सुना है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं पेशेंट को, 4-4 गोलियां डायबिटीज़ की ले रहा है बट फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, ये ब्लड है इधर इस ग्रे लाइन के ऊपर जहाँ से हम चेक करते हैं जब आपका खून लेते हैं ना कि कितनी शुगर है, और ये है मसल सेल्स जहाँ पे ये शुगर बर्न होती है। ये ग्लूकोज जो है यहाँ बर्न होता है, और भी सेल्स हैं बॉडी के, ब्रेन, अदर सेल्स हैं, लेकिन ये ग्लूकोज का ये जो पाइपलाइन है ना, इसके लिए ग्लूकोज सेल के एंटर करे, इसके लिए ये ताला है, इस ताले की चाबी इस इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर होती है। इंसुलिन रिसेप्टर को मेंटेन करने के लिए बॉडी को बहुत न्यूट्रिएंट और एनर्जी मेंटेन करने पड़ते हैं। ये इंसुलिन जब अटैच होगी ना इस रिसेप्टर पे, तभी ये चैनल ओपन होती है, इसे ग्लूट4 चैनल बोलते हैं, तभी ये ग्लूकोज अंदर जाता है और बर्न होता है, यूज अप होता है। तो अगर ये इंसुलिन आपके पास भरपूर मात्रा, आप इंजेक्शन भरे भरे 30-30 यूनिट के ले रहे हो बट रिसेप्टर नहीं है, तो ये चैनल खुलेगी नहीं, आपकी शुगर कम होगी नहीं, जो मर्जी आप कर। यानी कि सिंपल सी बात है, आपकी फैक्ट्री है, आपके पास भरपूर मात्रा में कच्चा माल है, जो तो हम बहुत खा ही रहे हैं ना, खाना खाते उसके बाद भी आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, तो
तीन तीन चार चार बार चाय पीते रहते हैं, चीनी डाल डाल के, दूध डाल डाल के। तो ये ग्लूकोज तो हमारे पास कच्चा माल तो हमेशा ही प्लेंटी में ही रहता है, लेकिन हमारा जो पका माल है, क्योंकि एक्सरसाइज हम करते ही नहीं तो मार्केट में बिकता नहीं है। अब मार्केट में सेल हो नहीं रही, कच्चा माल आपके पास भरपूर पड़ा है, तनख्वाह कैसे दोगे अपने इन मजदूरों को? ये मजदूर हैं आपके, लेबर है जो आपकी फैक्ट्री में काम करती है, ये इंसुलिन रिसेप्टर, कैसे तनख्वाह दोगे, कैसे मेंटेन करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग हम बोलते हैं। कुर्सी से जितना प्यार है ना, धीरे धीरे करके ये रिसेप्टर खत्म होते हैं, क्योंकि आपका पका हुआ माल बिक नहीं रहा, प्रॉफिट हो नहीं रहा कंपनी को, तो नुकसान ही होगा ना। तो ये धीरे धीरे आपकी लेबर तनख्वाह के बिना छोड़ती जाएगी, छोड़ती जाएगी। अब ये रिसेप्टर कैसे बढ़ाने हैं दोबारा? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लोग बोलते हैं डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, मैं कहता हूँ हमने बहुत लोगों की करके दिखाई है। डॉक्टर गरिमा की डाइट जो वो देती हैं, और हमारे इस पूरे प्रोग्राम को होलिस्टिकली जिन्होंने फॉलो किया है, बहुत लोगों की, इवन HB1AC लेवल 12 तक के लोगों ने भी दवाइयाँ बंद कर पाए हैं। तो इसको कैसे क्रिएट करना है? आपको अपनी मार्केट में जो सामान पका हुआ बेच रहे हो उसको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? यहाँ देखिए लिखा है, इंक्रीज विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को, मोटापे से ग्रस्त पेशेंट को जिम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। सारे डॉक्टर सिर्फ वॉक 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 बात करते हैं। वॉकिंग, आप वॉक करते हो, मान लो अगर डायबिटीज़ को कम करना है ना, 1 घंटे में आम तौर पे 5 से 6 किलोमीटर वॉक करते हो, उसमें हद से हद 150 कैलोरी बर्न होती है, जिसमें आपकी 1 कप चाय और 1 रस खाता है। इसीलिए आपके पास इतना टाइम है कि 3-3 4-4 घंटे वॉक कर लोगे? नहीं। तो एक तरफ से हम डाइट से कैलोरीज कम करते हैं, शुगर का इंटेक कम करते हैं, दूसरी तरफ से हम सही तरह की एक्सरसाइज बता के आपकी टारगेट डिजीज़ को ख़त्म करते हैं। तो अगर आप इस पूरी डायग्राम को समझ गए हो, तो आपने डायबिटीज़ और मोटापे को रिवर्स करना। तो जब आप जिम करोगे, आप डिमांड क्रिएट करोगे, आपका पका माल बिकने लगेगा, आप और मजदूर हायर करोगे, आपका कच्चा माल यूज़ होने लगेगा, तो ऑफ कोर्स आपका एक हेल्दी, बेहतर फैक्ट्री और बिजनेस चलेगा कि नहीं? इसीलिए इनको क्रिएट करना है तो जिम ज़रूर करें। और लोगों की ये भी मिथ है कि जिम जो है एक एज के बाद नहीं कर सकते। अभी आपको गलत प्रूव करेंगे आगे आने वाले कारणों में। 5वां कारण, इरेथ्रोपोइटिन, EPO, ये किडनी सेक्रेट करती है। जो किडनी पेशेंट्स होते हैं ना, जिनका डायलिसिस होता है, उनको हमें इसके इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इरेथ्रोपोइटिन, कहाँ से ये शब्द आया? इरेथ्रो यानी रेड ब्लड सेल, पोइटिन पोइसिस बनाना। इसके बिना हमारी बोन मैरो रेड ब्लड सेल नहीं बना पाती। और इसके अलावा भी इरेथ्रोपोइटिन के बहुत से बेनिफिट हैं। तो लोग इसके इंजेक्शन लेते हैं, किडनी पेशेंट को हमें देने पड़ते हैं मजबूरी में। लेकिन इरेथ्रोपोइटिन किडनी कब सेक्रेट करती है? जब उसको हाइपोक्सिया महसूस होता है। किडनी में लगातार ब्लड जाता है, उसमें सेंसर्स हैं किडनी में भी, उन सेंसर्स से हमारी बॉडी सेंस करती है कि इसकी खून में ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम तो नहीं है। जब कम होती है तो वो EPO और सेक्रेट करती है। अब जब आप दौड़ भाग रहे हो, आपका सांस फूले ना, ऐसे सांस ले रहे हो, जब रनिंग कर रहे हो, तो आप टेम्परेली जानबूझ कर हाइपोक्सिया क्रिएट कर रहे हो। हाइपोक्सिया क्रिएट हो गया, किडनी तो सेंस कर लिया। अब किडनी ने सेंस कर लिया, उसने EPO सेक्रेट कर दिया। EPO सेक्रेट होते ही आपका बोन मैरो जो है ब्लड वेसल बनाने लगे, RBC बनाने लगे। इसीलिए अनीमिया को ठीक करने के पीछे भी रेगुलर एक्सरसाइज का फ़ायदा है। ऑफ कोर्स अनीमिया की दूसरी कमियां भी आपको पूरी करनी है, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, B12, वो एक अलग बात है। बट लैक ऑफ एक्सरसाइज से भी आपकी बोन मैरो डिसएक्टिव, इनएक्टिव होती है। उसके अलावा EPO के और भरपूर फ़ायदे हैं। एंडोथेलियम ग्रोथ को ठीक रखता है, यानी कि BP को मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ब्रेन की हेल्थ में, वाइट ब्लड फैट सेल्स जो बहुत मुश्किल से बर्न होते हैं, स्पेशली जो आपके एब्डोमेन के अराउंड फैट होता है, इसे वाइट फैट कहते हैं, इसको भी बर्न करने में EPO का हाथ है। मसल प्रोजेनेटर और हार्ट के लिए तो हेल्थ है ही। तो EPO को क्रिएट करना है। इस साइंस को याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को। यही साइंस आपको सुबह मोटिवेट करेगी। जब आपको नींद आ रही है ना, अलार्म स्नूज कर रहे हो, तो याद आएगा कि हाँ यार, EPO के इतने फ़ायदे, मैं अपनी फ्यूचर डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता हूँ, जा आता हूँ। ब्रूसली ऑलवेज सेज ए बैड वर्कआउट इज़ बेटर देन नो वर्कआउट। कभी लेट भी हो गए उठने में, तो भी आप एटलीस्ट, अगर आप 10 राउंड नहीं मारेंगे तो 10 किलोमीटर नहीं रन करके 5 तो करके आओगे। मैं और मेरी बेटी रोज़ 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उसकी क्लास चालू होती है स्विमिंग की। कई बार होता है मैं संडे को, जैसे बहुत बिजी रहता है हमारा क्लिनिक, लेट हो जाते हैं, बट फिर भी हमारी कोशिश रहती है लेट ही सही, जाते ज़रूर। इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी, सब ने इम्यूनिटी बेच ली कोविड के बाद। ये पी लो, वो खा लो, ये घोल लो, ये घोल लो, ये तो समझे नहीं कि बेसिक क्या है। इम्यूनिटी, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल्स कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स। ये डायग्राम समझिए, न्यूट्रोफिल्स ब्लड में रहते हैं, और ज़्यादातर ये मार्जिनेटेड रहते हैं या स्टोर्ड रहते हैं बोन मैरो में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरह का टेम्परेरी स्ट्रेस आता है, या इवन
कोविड वायरस भी अंदर जाते हैं, कोई बीमारियों के तत्व बैक्टीरिया वायरसेस अंदर जाते हैं, तो हमारी बॉडी वेरियस साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन गामा, बहुत सारे इस तरह के तत्व छोड़ती है, जो इन न्यूट्रोफिल्स को इनकी स्टोरेज साइट्स या फिर मार्जिनेटेड, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमार्जिनेशन। ये ब्लड वेसल से फटाफट निकल के वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन है बॉडी में, यानी कि ये डायबिटीज हो सकता है। यही कारण है कि मैं रेगुलर रनिंग और एक्सरसाइज करता रहा कोविड में, और इतना एक्सपोज रहा पेशेंट्स के थ्रू, तब भी मैं कोविड से बचा रहा या बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ निकल गया। तो ये न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइट करते हैं, यानी सारे आपके बैक्टीरिया वायरसेस को ये खाते हैं। बट इसको एक्सरसाइज करके हम, ये देखिए एक्सरसाइज करने से कॉर्टिसोल इंड्यूस होता है जानबूझ के एड्रेनल से, और तब ये डीमार्जिनेशन होती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके न्यूट्रोफिल सुबह सुबह ही आपके ब्लड में आ गए। अब दिन में मान लो आपको एक्सपोजर मिलता भी है, भाई आप मेट्रो में जा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, कई जगह जाते हो, आपको कोई आप छींक मार रहा है, कोई कुछ है। हमारे क्लिनिक पे हज़ारों बीमार बच्चे आते हैं, उनके में एग्जामिन भी करना पड़ता है। तो भी आप, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम रेडीली एक्टिव हो गया सुबह सुबह, तो आप बचे रहते हो बीमारियों से। देन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स, ये बहुत स्टडीज़ हो गई हैं। कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर में तो स्पेशली 2 मेजर कैंसर्स हैं जिनमें इसका पाया गया है कि 50 से 60% डिक्रीज हो जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का। और एथलीट्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी कि देर इज़ नोन कि भाई 15 साल एक रेट्रोग्रेसिव स्टडी की कॉलेजेस में, तो जो एथलीट्स थे ड्यूरिंग देयर कॉलेज लाइफ, उनको लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में भी ब्रेस्ट कैंसर से बचाव मिला, और काफ़ी भरपूर मात्रा में मिला। उसके अलावा आप लोग बोलते हैं ना कि एज हो गई मेरी, मुझे जिम नहीं करना चाहिए, मेरे सारे पेशेंट से बोलते हैं इंजरी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो, बल्कि उल्टा है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे मसल्स का मास डिक्रीज होता है। आप किसी भी साइंस में पढ़ जाएगा, मसल मास डिक्रीज होता है, तभी हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स जो है सीढ़ियाँ चढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, पैदल चलने में, फिर वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेड से उठने तक में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि बैक मसल्स वीक हो गए, क्योंकि यूज़ ही नहीं की। बॉडी का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है बॉडी और माइंड का, इधर यूज़ इट और लूज़ इट, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है जिम और ज्वाइन करना चाहिए। ये नहीं कि भाई वहाँ जाके 100 किलो के स्क्वाट मारे, उसकी ज़रूरत नहीं, बस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी। आप चाहे अपनी बॉडी का ही वेट यूज़ कर लो, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिसके अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो आपके मसल मास मेंटेन रहता है, आप लंबी देर तक लेटर पार्ट ऑफ लाइफ तक अपने दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना, चलते फिरते रहे। एक बहुत कॉमन बीमारी है इंडिया में, ऑस्टियोपोरोसिस। 60 की एज से अबव 70% इंडियन वुमेन आर सफरिंग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, और अभी धीरे धीरे ये एज घट के 40 की आ गई है। हमारा मेनोपॉज अर्ली होने लग गया है। बच्चे पैदा करने के बाद, डिलीवरीज के बाद हमारी लेडीज़ अपना ध्यान नहीं रख पाती, उनकी जिम्मेवारियों की वजह से या फैमिली के ऊपर उनका डिपेंडेंस होने की वजह से। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आप, मैंने बोला ना, यूज़ इट और लूज़ इट। आप अपनी बोन्स पे डिमांड ही क्रिएट नहीं करते। जब आप वजन उठाते हो आप बोन्स को बोलते हो भाई इसमें और ताकत चाहिए, तो आपकी बॉडी ब्लड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करती है, इस तरह की एक्टिविटी बढ़ाती है जिससे नई बोन डेवलप होती है, तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस कम होता है। तो ये जो बार बार आप कैल्शियम की गोलियां खाते हो या विटामिन डी ले रहे हो, उससे सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं ठीक हो सकता, उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा अगर आप वेट्स ट्रेनिंग करें। दूसरा, लोग बोलते हैं चक्कर आते हैं, बैलेंस हमारा बिगड़ गया, जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन नहीं हो रही। प्रोप्रियोसेप्शन उसको कहते हैं कि आपका, आपके 3D सेंस में क्या सेंसर्स काम कर रहे हैं। मैं आम भाषा में समझा रहा हूँ। ये भी स्टडी हुई है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों का बैलेंस मेंटेन रहता है ज़्यादा देर तक। जैसे कहते हैं ना, एक एज के बाद चक्कर आने लगते हैं, कुछ बीमारियाँ जैसे अल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म होती हैं, उसमें बैलेंस की सेंस ख़राब होती है, तो वो मेंटेन रहती है अगर आप रेगुलर जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहते हो, ये जिम वाली एक्सरसाइज। अब योगा भी करो, योगा में भी आप कोई भी आसन उठाओ, उन सब आसन को किया गया एंटी ग्रेविटी है। आप सूर्य नमस्कार देख लो, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वो काम। आप स्क्वाट करते हो, उसमें वाइड स्क्वाट करते हो, इवन आप उसमें लंजेस करते हो, फिर अगेंस्ट बॉडी के स्क्वाट्स भी हो रहा है, सारा कुछ उसमें आप करते हो सूर्य नमस्कार में। बट वो करना तो पड़ेगा ना आपको, नंबर ऑफ टाइम्स। दूसरा, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो कोई ध्यान नहीं देता, सब लोग बोलते हैं हमें बड़ा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। मैं जो है स्विमिंग के बाद जब होता है, सारे दिन का स्ट्रेस वहाँ निकल जाता है मेरा। तो
क्यों? जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी कुछ फील गुड फैक्टर्स छोड़ती है, हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, कॉर्टिसोल्स के अलावा एपिनेफ्रिन, ये सब हमारे मूड लिफ्टर्स हैं, ठीक है? इसलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो, अपनी सेल्फ इमेज बेहतर देखते हो, शीशे में देखते हो पतला हो रहा हूँ, मेरे मसल बिल्ड हो रहे हैं, मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ, तो आपकी पॉजिटिव बॉडी इमेज बेहतर होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडर यूटिलाइज एंटी डिप्रेशन। लेकिन लोग बोलते हैं जो डिप्रेशन वाले लोग हैं, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो डिप्रेशन में जाते क्यों? तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ग्रुप ढूंढना चाहिए, उनको ऐसे दोस्त ढूंढने चाहिए जिनके साथ वो एक्सरसाइज कर सके। साइकिलिंग ग्रुप्स हैं, रनिंग ग्रुप्स हैं, मैराथन ग्रुप्स हैं, बैडमिंटन खेलते हैं लोग, स्केट्स करते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आप जिसे कहते हैं बडी पेयरिंग में कर सको। तो इवन आर्मी फॉलो करती है, जब ट्रेनिंग होती है लोगों की आर्मी में, कैडेट्स की, तो वो लोग इसको फॉलो करते हैं, बडी पेयर बनाते हैं, ताकि अगर एक को नींद आ भी रही है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है एक, तो दूसरा उसको खींच ले सकता। और ऑफ कोर्स किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, कैलोरीज तो बर्न करती है और फैट रिड्यूस करती ही है। अब इतनी साइंस को जानने के बाद अब तो आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए ना कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा, थका हो गया हूँ मैं, या मुझे पता नहीं कैसे शुरू। पता नहीं को तो अभी हम आंसर कर देंगे। अगर कुछ आप में से लोग ऐसे हैं जो इसके बाद भी मोटिवेटेड नहीं होते, तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, बडी ढूंढिए, ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको पसंद आई, नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई कीजिए, और स्मॉल बर्स्ट में एक्टिविटी रहिए, और ढूंढिए दोस्त अपने एक्सरसाइज करते हैं। ये पहले समराइज़ कर दें, हमने समरी देख ली। कोलेट्रल सर्कुलेशन बढ़ाता है, कार्डियक मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ग्रेविटी को बढ़ा, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज से नाइट्रिक ऑक्साइड डंप होती है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो सभी बीमारियों की जड़ है, उसको कम करता है। इरेथ्रोपोइटिन के रिलीज से रेड सेल की एक्टिविटी और बहुत से उसके फ़ायदे हमें देता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैंसर प्रिवेंट करता है, मसल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को बढ़ाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करता है, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बैलेंस की सेंस को एक्टिव रखता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम रखता है, कैलोरीज को बर्न करता है। ये सब बेनिफिट आपने समझ लिए। अब भी कुछ लोग जो रह गए हैं कि भाई नहीं, हमसे ये सब जानने के बाद भी नहीं उठा जाता, तो मैं एक बात बताता हूँ। आप लोग बोलते हैं ना मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है तो मुझे तो होनी है, ये सबको लगता है जीन्स में ही है जी, हमारे सब क्लिनिक पे आके बोलते हैं मेरे माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है, मैं कैसे बचूँ? इट्स ए वेरी ग्रेट मिथ, और इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव करूँगा इन कमिंग 10 स्लाइड्स। द प्रॉब्लम इज डायबिटीज़ नेवर रन इन द फैमिली, एक्चुअली नो बडी रन इन द फैमिली। पूरी पूरी फैमिली एक ही तरह का लाइफस्टाइल, एक ही तरह के पराठे, एक ही तरह की कचौड़ी सुबह सुबह, एक ही तरह का मीठा शाम को, सुबह आराम से देर तक काम करना, गले पे बैठना, और सुबह देर से उठना 10 बजे। तो भाई जब एक ही दिनचर्या सबकी है, तो आप ये अपनी दिनचर्या पे क्यों नहीं ये ठेकड़ा फोड़ते? इसको अपने जीन्स को क्यों बोल देते हो कि भाई जीन्स है ये बीमारी? करें प्रूफ, करते हैं। ये एक किताब मैंने पढ़ी, इनकी रिसर्च भी पढ़ी, ये मेरे पास है, इस पे हम एजिंग पे बहुत और कैंसर पे एक पूरा डिटेल वेबिनार भी कर चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लाइफ स्पैन इस बुक का नाम है। डॉक्टर सिंक्लेयर, इनकी लैब भी है जो है हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में। इन्होंने ये प्रूव किया ऑन यीस्ट सेल एंड एनिमल एक्सपेरिमेंट से, और इवन ह्यूमन ट्रायल्स में भी अभी कर रहे हैं, कि हम एजिंग के साइंस और एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि जो आपके जीन्स की जो बात करते हो, उसको भी हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कैसे? इनके मुताबिक ये 7 साइंस होते हैं एजिंग के। एजिंग का मतलब बीमारी समझ लो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने साल जी रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है आप कितने साल बिना दवाई और बिना बीमारी के जी रहे हो, आपका हेल्थ स्पैन कितना है इस लाइफ स्पैन में। ये नहीं कि आप 20 की उम्र से गोलियों पे आ गए, ठीक है? तो ये 7 साइंस इन्होंने बताए हैं बीमारियों के, डिजीज, डेथ, सेलुलर सीनेसेंस, लॉस ऑफ एपिजीनोम, या एपिजीनोम डिस्ट्रप्शन जो आप बोलते हो, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी जो आप बोलते हो मेरे जीन्स में शुगर आ गई, ऐसा नहीं है। कैसे इसको रिवर्स करना है? इन्होंने कुछ जीन्स की बात की है जो डीएनए रिपेयर जीन्स है, सर्टुइन्स हैं, एपीएम के जीन्स है जिससे मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, एमटोर जीन्स है, ये हमारे डीएनए में कुछ जीन्स हैं जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं, लेकिन ये डीएनए को रिपेयर करने के जीन्स हैं। अब इनका काम था इनको जीन्स को रेगुलेट करना, यानी आपको बीमारी ना हो, जो बीमारी पैदा करने वाले जीन्स हैं उनको ऑफ रखना, अगर ये अपना काम रेगुलर करते रहते।
लेकिन इनका एडिशनल काम है कि ये डीएनए की डैमेज को रिपेयर भी करते हैं। अब अगर हम डीएनए डैमेज रोज रोज करते रहे अपनी गलतियों से, अब क्यों डीएनए डैमेज होता है वो बताता हूँ। तो इन जीन्स को अपना काम छोड़ के उस डीएनए को रिपेयर करने जाना पड़ता है। अब जितनी देर ये डीएनए को रिपेयर करेंगे अपना काम नहीं करेंगे, तो अब ये वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे हमें बीमारियां मिलती हैं, शुगर बीपी वो। अब ये वही आदतें हैं, वही रोज की कचौड़ी का नाश्ता है, वही 10 बजे उठना है, वही रात को देर तक गल्ले पे बैठना है, और वही दिन में जो है हमें आइसक्रीम चाहिए या मीठा चाहिए जो भी। ये वही डीएनए डैमेज है जो रोज रोज हम कर। तो यही सर्टन्स यहाँ बार बार जाते हैं, तो जीन जो बीमारी देने वाले जीन है वो स्विच ऑन हो जाते हैं, जिनको ये ऑफ रख रहे थे। क्या हमारा को डीएनए डैमेज देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले तो एजिंग, जो हमारे हाथ में नहीं है, बट एजिंग भी रिवर्स की जा सकती है, इन्होंने दिखाया है, वो मैं दिखाऊंगा आपको इनके एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला कारण जो आपको बहुत पसंद है, चीनी और मैदा और सारा प्रोसेस्ड फूड जो आप रेडीमेड फूड आज खा रहे हो। दूसरा जो हमने इस पूरे वेबिनार का आज के टॉपिक है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन एंड रेडिएशन, जो इतने आप टावर्स और ये सब यूज़ कर रहे हो, कई चीज़ें इसमें से है, लेकिन फिर भी हम डीएनए के डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं, ये दिखाया है इसी प्रेजेंट टाइम में रहते हुए भी। स्लीप और स्लीप की कमी, इन्फ्लामेशन, ये जो हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बात की थी हमारे वेबिनार में, जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देती है लगातार। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, B12 डी की डेफिशिएंसी, और भी हमारे मिनरल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, कुप्रम है, और इस तरह के क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट इंसुलिन बनाने के लिए। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसका बहुत छोटा सा आता है, ये सिर्फ प्रीडिस्पोजिशन है, ऑफ इसको किया जा सकता है। जब ये सारे फैक्टर्स आपके डीएनए डैमेज कर रहे हैं और आपके सर्टविन्स रिपेयर करने करने जा रहे हैं, बट उनको रिपेयर करने के इस, एक तो रिपेयर करने की एक लिमिट है, दूसरा तो जब रिपेयर नहीं हो पाती वो म्यूटेशन हो जाती है, ऐड हो जाते हैं वो ख़राब डीएनए सेल्स, फिर वो जब रेप्लिकेट करते हैं तो कैंसर का रूप लेते हैं। दूसरा, जब जब वो रिपेयर करने जाते हैं तो अपनी ड्यूटी छोड़ के जाते हैं, तो वो जीन्स जिनको उन्होंने ऑफ रखा था और वो जीन जिनको उनको ऑन करना था, यानी कि बीमारी पैदा करने वाले जीन ऑफ करने थे, बीमारी से बचने वाले जीन को ऑन करना था, वो अपना काम नहीं कर पाते, तो फिर हमें होती है बीमारियाँ, एजिंग, एपोप्टोसिस, कैंसर, सारी बीमारियाँ इसमें लिस्टेड है। कैसे होता है जीन्स, कैसे होता है अभी बताते हैं। जब ये डीएनए होता है हमारा, जिसको आप बोलते हो मेरे जीन्स में शुगर है, यहाँ मान लो शुगर है इधर, तो भाई डायबिटीज़ की बीमारी, तो इस डायबिटीज़ को पढ़ने के लिए एक कॉपी होती है, कार्बन कॉपी बनती है, एमआरएनए आता है, फिर ये एमआरएनए बाहर जाके राइबोसोम को बोलता है भाई इसको शुगर पैदा करने वाला जीन जो है प्रोटीन बना दे, ये प्रोटीन बनाता है, और फिर आपको होती है डायबिटीज़। बट ये कहाँ से पढ़ा जा रहा है ये भी बता देते हैं। हमारा क्रोमोसोम इस तरह से है, जैसे एक माला में पिरोए होते हैं ना धागे, वैसे है, और वो इस माला के जो मोती हैं उनको हिस्टोन्स बोलते हैं। अब ये हिस्टोन के ऊपर ये आपका धागा जिस पे जीन्स मेंशन्ड है, यहीं पे जीन्स लिखे हुए ATGC बेसिस हैं, इन्हीं के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से हमारी जेनेटिक लैंग्वेज बनती है। अब आप रोज जो कचौड़ी खा रहे हो, रोज एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप एक तरह से इस हिस्टोन को बोल रहे हो खुल जा भाई, ये क्रोमेटिन को खोल रहे हो खुल जा। जितनी कंडेंस आपकी क्रोमेटिन रहेगी, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, जहाँ पे आपके ये ATGC जीन्स मेंशन्ड है, इस क्रोमेटिन को ये जो लिखा है ना ATGC, जितना ये कंडेंस रहेंगे उतने आपके जीन्स पढ़े नहीं जाएंगे, खराब जीन्स। और ये करता है हिस्टोन डीएसिटाइलेज, इस तरह से आपकी क्रोमेटिन जो है ओपन है, मान लो। अब ओपन क्रोमेटिन में ये आरएनए ने पढ़ लिया, मान लो यहाँ डायबिटीज़ पैदा करने वाला जीन है, अब ये यहाँ चला गया। अब ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज क्या है, यह है वही जीन्स है जो मैं बोल रहा हूँ, सर्ट्यून्स इनको बंद रखता है, आपकी कंडेंस रखता है क्रोमेटिन। तो यहाँ से वो जीन जो पढ़ने वाला था डायबिटीज़ का, वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। जब पढ़ा नहीं जाएगा तो आपको डायबिटीज़ होगा नहीं। जैसे देखिए, इधर जो जीन्स लिखे हैं वो पढ़े नहीं जा रहे, इधर जो जीन्स लिखे हैं वो पढ़े जा रहे। तो जीन ऑन और ऑफ, और कैसे जीन, इसलिए जीन्स जेनेटिक बात मत कीजिए कि भाई मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, ये बात कीजिए कि उनकी आदतें कौन सी थी जिससे उनके वो जीन ऑन हुए। इस पूरी साइंस को एपिजेनेटिक्स कहते हैं, और पिछले 20 साल में ये एक बहुत ही प्रभावी फील्ड ऑफ साइंस आ गया, और ये बताती है कि हमारे किस तरह से, किस आदतों से हम कौन से जीन्स को स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इनकी स्टडी बहुत मात्रा में चल रही है। तो 100 बात की एक बात क्या है, आपकी आदतें इवन आपकी जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती है। आपकी रेगुलर एक्सरसाइज आपकी बीमारी पैदा करने वाले, कैंसर पैदा करने वाले जीन्स को ऑफ कर सकते हैं। अब भी आप मोटिवेटेड नहीं हो रहे ना अगर एक्सरसाइज करने के लिए, तो फिर तो शायद कुछ नहीं आपको मोटिवेट कर सकते, फिर तो आपको वही 15-20 गोलियां खाते ही रहनी पड़ेंगी रोज की।
ये मैंने इसको पूरा जिस दे दिया डॉक्टर सिंक्लियर की जो रिसर्च है। HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम एक्सरसाइज कह रहे हैं। फास्टिंग, जैसे आज एकादशी है, आज मैं 36 घंटे के वाटर फास्ट पे, तो मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, कोई चीनी नहीं, कोई नमक नहीं। रात को भी मैं कुछ नट्स ही खाऊंगा, मखाने खाऊंगा, नारियल खाऊंगा। यानी 36 घंटे तक मेरी बॉडी में ना नमक जाएगी ना चीनी जाएगी, सिर्फ पानी पे, कोई अनाज भी नहीं। उसके बाद फास्टिंग जब करते हैं तो अमीनो एसिड कम, आप बोलते हो ना हाई प्रोटीन डाइट, अब ये देख लो, हाई प्रोटीन डाइट, आप हाई अमीनो खा रहे हो, बल्कि लो अमीनो इसमें फ़ायदा करते हैं। दूसरा टेम्परेचर की वेरिएशन, तभी ये विराट कोहली जो वो लेते हैं ना, या सारे एथलीट आजकल कोल्ड बाथ लेते हैं, आइस बाथ और स्टीम सोना बाथ, जो आजकल वैसे खुद ही नेचर हमें दे रही है। दिल्ली में तो 52-53 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जितना आप फेस करते हो एसी में नहीं रहोगे, उतनी आपकी बॉडी के ये वाले जीन्स जो आपकी बीमारी रोकते हैं वो जीन्स ऑन होते हैं। तो एमटोर जो मेटाबॉलिक जीन है, एपीएम के जो एक्सरसाइज से सर्टुइंस, इसके लिए इन्होंने कुछ केमिकल भी बता दिए, एनएडी, ये सब, रिवेस्टोल म्यूफा। ऑफ कोर्स उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन्होंने बुक के पीछे भी अपनी रिसर्च जहाँ जहाँ उनकी फार्मा कंपनीज में यूज़ हो रही है उन्होंने लिखा है कि भाई मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, खुद ही माना है उन्होंने। उनकी रिसर्च से कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं जो बहुत महंगे हैं। ऑफ कोर्स आप में से वो लोग जो नहीं करना चाहते या अभी मोटिवेट नहीं है, वो तो मॉलिक्यूल्स ही खरीदोगे आगे जाके, लेकिन अभी ये मार्केट में नहीं आए हैं और शायद अगले 7 से 10 साल तक आएंगे भी नहीं। तो इन जीन्स को इन 5-6 तरीक़ों से आप ऑन कर सकते हो, जो हमने सारे इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम। फास्टिंग हम करवाते हैं अपने पेशेंट को, आज मैं भी हूँ। एक्सपोजर, जब एक्सरसाइज करने जाओगे तो बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी बढ़ता है, तो अपने टेम्परेचर, अमीनो हम वैसे ही लो प्रोटीन डाइट रखते हैं, हाई HIIT, और इवन हम कैंसर पेशेंट को तो सारे एनिमल प्रोटीन बंद करते हैं। हमारी नॉर्मल डाइट में भी वीगन डाइट होती है जो मैं लेता हूँ, तो वो लो एमिनो डाइट होती है। ये बात याद रखिएगा, हाई प्रोटीन लो फैट डाइट जो ये आपके जिम वाले बेचते हैं, लो कार्ब डाइट, प्रोटीन के शेक पी रहे हो घोल घोल के आपके बच्चे पी रहे हैं, वो आपके बीमारी पैदा करने वाले जीन पैदा कर रहे हैं। ये हर्बा लाइफ के जो आप सुबह सुबह घोल लेते हो, पी लेते हो, एमवे के और इतने सारे प्रोटीन शेक्स, इवन आजकल तो आयुर्वेदिक अपने आप को बोलते हैं, बाबा रामदेव जी ने भी ये निकाल दिए डब्बे, घोल घोल के पिला रहे हैं सबको, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। इतने प्रोटीन की इंसान को ज़रूरत नहीं है। ये समराइज करते हैं एक डॉक्टर सिंक्लेयर की पूरी रिसर्च। अब देख ले, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से आप वो एनएडी पॉजिटिव, एनएडी जो इस जीन्स को पहला है, ये इसकी गोलियां भी बना रहे हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट से आप अपने जीन्स को ठीक कर सकते हो, और उसके बाद ये एनएडी बूस्टर्स हैं जो ये बेचेंगे आगे फ्यूचर में जाके, हर बॉडी के ऑर्गन को ये ठीक रखें। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे एक्सरसाइज के बेनिफिट। इन्होंने क्या किया, एक माइस को ना जानबूझ के ओल्ड माइस लिया इन्होंने, ओल्ड माइस की रेटिना की जो नर्व्स होती है, आप कहते हैं रेटिनल डैमेज रिवर्स नहीं होता, ये इनका रेटिना है। रेटिना में नर्व्स थी, ये नर्व, ये जो फाइबर देख रहे हो ना, ये रेटिनल फाइबर है। तो ये जब ओल्ड था ये तब था, इसको इन्होंने एनीडे बूस्टर दिया। साथ में इन्होंने ना एक चूहों के लिए एक वो ट्रेडमिल भी बनाई है सर्कुलर, आपने देखा होगा आजकल कार्ड पर, तो उस पर चलता रहता था एक ही जगह पे। तो एनएडी बूस्टर इसको दिए, अब देखिए इसके बाल तक काले हो गए और इसके ये फाइबर रीग्रो कर गए। ये इन्होंने प्रूव किया, इसका स्टडी पब्लिश की है उन्होंने, आप भी रिसर्च कर सकते हो, अपनी किताब भी अवेलेबल है अमेजोन पे, लाइफ स्पैन नाम से। तो जो ये मिथ है ना आपका कि हमें पेरेंट्स को बीमारियां हैं तो हमें भी होंगी, भूल जाओ, ये बहुत बड़ा झूठ है। एपीजेनेटिक्स पे काम करो, जीन्स को भूल जाओ। वैसे भी जीन्स की सोच तो एक हारी हुई सोच है ना, अब जीन्स तो मिल ही गए, तो अब बीमारी के लिए एक्सेप्ट कर लो या उसको बदल लो। अब बात करते हैं कि आप क्या गलतियां करते हैं एक्सरसाइज की सही नॉलेज। अब हमने बेनिफिट्स और उसको तो समझ लिया, अब मोटिवेट आप हो गए। अब कई लोगों को नॉलेज नहीं कि क्या करें। तो एक्सरसाइज इज़ द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन। न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारे वेबिनार्स कर चुके हैं। टुगेदर वी हैव ए हेल्दी प्रॉस्परस किंगडम। एक्सरसाइज को हमने 5 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा है, जो प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम इन सब की नॉलेज देते थे। जितने बैचेज हमारे बने, हमने हर टाइप की एक्सरसाइज उनको सिखाई है। आई एम नॉट ए योगा एक्सपर्ट, डॉक्टर गरिमा योगा सिखाती है हमारी इस प्रोग्राम में। वैसे एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। फिर होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो आप जिम में करते हो, बॉडी वेट को यूज़ करके करते हो, स्क्वाट्स है, साइकिलिंग है, जिसमें एंटी ग्रेविटी यूज़ होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें हेल्प। फिर है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का क्या फ़ायदा है, जो आपको रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे आप एरोबिक करो, रेजिस्टेंस करो, उसके बाद आपके मसल्स को इंजरी ना हो तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं। सबके वीडियो मैंने कल रात को डाले भी थे, कुछ कुछ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके ग्रुप पे। फिर है बैलेंस एक्सरसाइज, योगा। योगा इन सब की भरपूर्ति करता है, स्ट्रेचिंग भी योगा में है, बैलेंस भी योगा में है, इवन रेजिस्टेंस भी योगा में है, अगर हम योगा के सभी आसनों को सही नॉलेज से कर लें। सिर्फ प्राणायाम एक पार्ट है एक्सरसाइज का, जिसको हमने एक अलग नाम दिया है ब्रेथ वर्क। प्राणायाम के बहुत फ़ायदे हैं, ब्रेथ वर्क आप जानबूझ के अपने स्ट्रेस को
ब्रीथ वर्क यूज़ करके आप अपनी हार्ट रेट तक को और अपने बीपी तक को खुद रेगुलेट कर सकते हो, कोई दवाई के बिना, अगर आप ब्रेथ वर्क की सही से प्रैक्टिस करते हो। और ब्रेथ वर्क पे ही सबसे कम ध्यान दिया जाता है आजकल। इन सब का एक गाइडेड मिक्स होना चाहिए। जैसे आपको जो बीमारी है उसके हिसाब से गाइडेड मिक्स होना। जैसे थायराइड है, थायराइड में आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, तो थायराइड पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज। तो वो अपनी थायराइड पे एक डिमांड क्रिएट करेंगे, भाई मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है। तभी कहते हैं ना, रनिंग करने वाले को बहुत भूख लगने लगती है, उसका खाना फास्ट पचने लगता है, तो आप थायराइड की गोली को कम कर पाओगे, बट रेगुलर करने के बाद। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, जिनको मोटापा है और डायबिटीज़ है, अगर वो वॉक करते रहेंगे तो अपनी गोली कभी भी नहीं छुड़ा पाए। उनको ज़रूर जिम ज्वाइन करना चाहिए, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिनको बीपी को ठीक कर रहे हैं उनको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज जिससे वो हाइपोक्सिया को क्रिएट करे, ईपीओ को यूज़ करे, कार्डियक मसल्स में हाइपोक्सिया क्रिएट करे, और दूसरा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें और नाइट्रिक ऑक्साइड के खाने को यूज़ करें, तो उनका बीपी कम किया जा सकता है। हमने 15 दिन बीटरूट और अदरक का जूस देके सिर्फ 15 दिन में 20-20 पॉइंट बीपी हमने कम करके दिखाया। ये पॉसिबल है, इस बात को ध्यान रखिए, आप खुद पे ट्राई कर सकते हो। है, हमने इन सब सब्जेक्ट पे हम डिटेल्ड वेबिनार पहले कर चुके हैं। अब गलतियों की बात करते हैं, बेसिक्स क्या है। एक तो एक सिंगल एक्सरसाइज आप जो करते रहे, रोज़ सुबह उठे रोज़ वही वॉक करें, बॉडी ना अडाप्ट हो जाती है, और यूजुअली 4 से 6 हफ्ते में हो जाती है। तो हर 6 हफ्ते में आपके एक्सरसाइज का रिजाइम बदलना चाहिए। या तो आप स्पीड बढ़ा लो, या आप देर तक करो उसी के एक्सरसाइज डिस्टेंस बढ़ा लो, या फिर डिफ़िकल्टी बढ़ा लो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे नॉर्मली साइकिल लोग चलाते हैं, तो मैं क्या करता था, कभी कभी एंकल वेट पहन लेता साइकिल। ये बॉडी को शॉक देना पड़ता है, वो अडाप्ट हो जाती है, फिर चेंजेस आने बंद होते हैं। आप लोग बोलते हैं ना, शुरू शुरू में तो मैंने डाइट की, एक्सरसाइज की, वेट कम हुआ, फिर रुक गया, तो इसलिए रुकता है कि बॉडी अडाप्ट हो जाती है, तो उसको चेंज करना जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी कई टाइप के हम सेट्स यूज़ करते हैं, जैसे 12-12 के 3 सेट, या 12 से 14 के 4-15 सेट एंड्योरेंस के लिए। स्ट्रेंथ के लिए जो है, ताकत के लिए हम 5x5 सेट यूज़ करते हैं, बहुत हैवी वेट उठाते हैं 5 सेट्स। और मसल ग्रोथ के लिए, हाइपरट्रॉफी की मसल बने रहे, उसके लिए हम 8 से 12 वाले 4 सेट फॉलो करवा। ये 3 बेसिक एम्स होते हैं। उसके अलावा सही फॉर्म में करना, ये नहीं कि वेट उठाने के चक्कर में गलत, अपनी बॉडी कैपेसिटी को सही से समझना, ये एक्सपीरियंस से आता है, या फिर आपका गाइड सही हो। ज़्यादातर जिम ओनर्स को इन सब साइंस की नॉलेज नहीं है। दूसरा, एक्सरसाइज आपकी बीमारी और बॉडी टाइप के ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप डायबिटिक पेशेंट को बोले जा रहे हो कि तू वॉक करता रहे, वॉक करता रहे, कुछ नहीं होने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट बात, टू मेंटेन मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। और ये कहाँ से आती है? ये आती है ग्रुप थेरेपी से। जब हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं ना, एक लाइक माइंडेड लोगों का, जो हमने पहले 5-6 बैच हम बना चुके प्रोत्साहन प्रोग्राम के, उसमें जब हम ग्रुप क्रिएट करते थे, जब उसमें हम बोलते थे आपका, हम उसमें वीकली टास्क देते थे, एक्सरसाइज चैलेंजेस होते थे कि भाई इस हफ्ते आपको टोटल हमें 15 किलोमीटर रन करके दिखाना है, तो वो लोग एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लगता है। एंड सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। अपने काम पे का बहाना दे के, ये नहीं कि भाई पूरे पूरे घंटों घंटों चेयर पे बैठे रहिए, वो ज़रूर कीजिए जितना आपसे हो पाए। गलतियाँ क्या करते हैं, हम इनफ एक्सरसाइज ही नहीं करते। जैसे मैंने बताया, आपकी 3 किलोमीटर की सैर सिर्फ 1 कप चाय देती है आपको। जैसे रस खाना है या मट्ठी खानी है, तो उसको 2 किलोमीटर और बढ़ाना है, तो वो नहीं करते। दूसरा, एक्सरसाइज करने चले जाएँ खाली पेट, सैर करते बहुत लोगों को देखा, फिर चक्कर आते हैं, खासकर इस गर्मी में। बिना पेट्रोल के आपकी बाइक चली है कभी, या गाड़ी चली है? तो एक्सेप्ट योगा, उसमें भी कुछ आसन हैं। उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ लाइट खाना, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सरसाइज रिजाइम, डाइट, प्री वर्कआउट डाइट लेके जाएं। इसका ये मतलब नहीं वो प्री वर्कआउट घोल के पी लो जहर, बिल्कुल नहीं। आप केला खा सकते हो, ज़्यादा देर भागना है तो डेट्स खा सकते हो। आप साथ में पानी में हनी लेके जा सकते हो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो बहुत देर तक एनर्जी देता है, डिपेंडिंग आपको लंबा भागना है, जिस दिन 20 किलोमीटर 15, जैसे मैं हमें प्रैक्टिस करते हैं तब। तीसरा, आप सेम टेम्पो, सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस फॉलो करते हो, चेंज ही नहीं देते, बॉडी अडाप्ट हो जाती है हर 6 हफ्ते में। हम अपने जिम का रिजाइम हर 6 हफ्ते में बदलते हैं। ये सेट्स जो मैंने रेंजेस बताई, हम बदलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो मैंने कल रात को डाला था, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ दोबारा देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया किस सेट्स का क्यों क्या एम है। उसके बाद, ये जो सप्लीमेंट्स है ये हम खरीदने लग गए हैं बहुत, इस मामले में जहर है ये हर्बा लाइफ, ये सब एम वे, मुझे पता है ये शायद वीडियो भी उड़ा देंगे, केस भी कर सकते हैं हम पे, लेकिन क्या झूठ कैसे बेचें हम लोग? हमारे पास भी बहुत वेंडर्स आते हैं कि आपका चैनल चल रहा है, आप बेच लो, ये कर लो। क्यों भाई, क्यों बेचे जहर को? ये बीमारियां आज नहीं दिखती है, 6-7 साल बाद।
इसमें सब में फैट बर्नर्स हैं, क्रोमियम पाइक्लोक्लोनेट है, पढ़िएगा अपनी रिसर्च को, विच इज़ ए नॉन कार्सिनोजन है, सब जानते हैं वो फैट जल्दी जला देता है। उसके साथ और बीमारियां होती हैं, हार्ट रिस्क और हो सकता है एब्डोमेन की लाइनिंग तक को डैमेज होता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता। और ये लेने के बाद विटामिन डेफिशिएंसीज भी होती हैं। फिर ये एडिड कहते हैं फोर्टिफाइड फूड, एडिड विटामिन देते हैं जो नेचुरल विटामिन की तरह तो नहीं होगा ना, आप समझ सकते। और फॉर्म सही ना रखना, जिम में जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वेट उठाने के चक्कर में फॉर्म गलत करते हैं, उससे इंजरी होती है, फिर वो छोड़ ही देते हैं जिम परमानेंट। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फॉलो ही ना कर। तो अब अगली बार आप जब ये शब्द बोलो ना, घड़ी दिखाओ, कम से कम मेरे क्लिनिक पे मत दिखाना कि मैं आज 10,000 स्टेप चढ़ा। मुझे ये बताना कि मैंने शुगर HB1AC से 10 से 8 ले आया हूँ और अब मैं गोली छोड़ने की तैयारी में, तो हमें मज़ा आएगा इन सब वेबिनार्स करने का, हमारा पर्पज सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़िए, ये कुछ टर्म्स याद रखिए। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक सिटिंग है। एक्सरसाइज इज़ द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन। किंग और क्वीन दोनों पे काम कीजिए, तभी आपका किंगडम, हेल्थ का किंगडम हेल्थी रहेगा। और इन सब की गाइडेंस के लिए हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया, जिसमें हमारी टीम में मैं, हमारे और मेंबर्स हैं क्लिनिक पे, और डॉक्टर गरिमा है। और जो हम 5 ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट फैक्टर्स का आपको बताते हैं, जैसे हेयर कलर, बहुत कॉमन, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनकी नॉलेज आपको देते हैं कि इन्वायरमेंट से कहाँ से बीमार। और जहाँ कुछ टाइम के लिए आपको जो ऑलरेडी दवाइयों पे उनकी दवाइयाँ छोड़ने के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए जो होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ टाइम के लिए ऐड करते हैं, साथ में ये नॉलेज के साथ आप अपनी बीमारियाँ बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। Dr. Garima has a vast experience. We have been working with terminal cancer cases, obesity, diabetes. We have seen great result with this team.